पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। हेलो 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 दियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। हेलो 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 मैदान फतेह, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, की हाल चाल जी। कर हर मैदान फतेह, ओ बंदिया, हर मैदान एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक करके हाजिरी लगा दो। मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया। एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन दबा दो जी। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख गुड इवनिंग हंसिका, गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग युगांश, गुड इवनिंग आशिमा, गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग आदिति, वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कर हर मैदान फतेह। क्या हाल चाल है जी सबके? बढ़िया एकदम जी। चलो एक बार मेरे को फटाफट से बता दो जी, क्या मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है जी? क्या आपको मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग आकृति, दीक्षा, रोशनी, तनुश्री, सिद्धार्थ, वैभव, सोजवाल, मधु, राम राम जी, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों? ओहो, भीमा शंकर ने आज अपने आप को बीएस कर दिया।
उन्हें लगा कि मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा। तुम चाहे BS लिखो चाहे भीमा शंकर लिखो, तुम मेरे दिमाग पे छप चुके हो भीमा शंकर। कैसे मैं तुम्हें दिमाग से बाहर निकाल पाऊंगा? चलो जी, अब ये फटाफट से अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से। अब आज वाली क्लास में एक तो हमने ITC का चैप्टर फटाफट से सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज करना है, और ITC के चैप्टर के साथ हमें फिर पेमेंट ऑफ GST वाला चैप्टर हमें एक बार फटाफट से रिवाइज करना है। और वैसे पेमेंट ऑफ GST वाले चैप्टर में कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है, वैसे वो हमने क्लास में की हुई है। और एक अमेंडमेंट TCS के टॉपिक के अंदर है, वो आज हमें डिस्कस करनी है। और एक ITC में छोटी सी अमेंडमेंट है, वो भी आज हमें डिस्कस करनी है। तो ये सारी बातें आज हम कंप्लीट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो जी आओ जी फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से जी, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ जी। आज तो आप तो हमारे दिल में छप चुके हो सर। ओ माय गॉड, क्या बात है। आते भीमा ने मीठी गोली गिरी और मैंने उसको पकड़ लिया। आ जाओ मेरे बच्चों फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, फटाफट से अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे आज यहाँ पे हैं ये नोट्स किसके हैं? रोशनी के हैं, रोशनी के नोट्स हैं। आज मैंने वंशिका के नोट्स नहीं लिए, ठीक है भीमे, ओ मेरे भीमे, आज मैंने वंशिका के नोट्स नहीं लिए मेरे बच्चों। आ जाओ इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे चेक करते हैं जी। अब चैप्टर हमने क्लास में किया था ITC का, ठीक है जी, याद करो चैप्टर हमने क्लास में किया था ITC का, और एक चैप्टर हमने पेमेंट वाला भी हमने कंप्लीट किया था। एक बार पहले ITC की रिवीजन करते हैं, फिर हम पेमेंट ऑफ GST की बात करेंगे, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से अब यहाँ पे आना जी। अब याद करो ITC का चैप्टर मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 19 तक आपके जो भी सेक्शंस आते हैं ना, वो सारे के सारे नॉर्मली हमारे किसके होते हैं? ITC के होते हैं। और फिर रूल नंबर 36 से लेके रूल नंबर 44 तक आपके जो भी सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे किसके होते हैं जी? आपके ITC के ही होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब 16 से लेके 19 तक जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे ITC के होंगे। फिर यहाँ पे रूल नंबर 36 से लेकर रूल नंबर 44 तक जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? ITC के होंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना कुछ डेफिनेशंस हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। याद करो क्लास के अंदर एक तो हमने कंप्लीट की थी रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन, एक हमने इनपुट की डेफिनेशन में क्या कवर होगा वो चेक किया था, इनपुट सर्विस में क्या कवर होगा वो चेक किया था, कैपिटल गुड्स में क्या कवर होगा वो हमने यहाँ पे देखा था, इनपुट टैक्स हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, एग्जम्प्टेड सप्लाई हो गया, जीरो रेटेड सप्लाई हो गया। ये सारी डेफिनेशन हमने इस चैप्टर से पहले कंप्लीट की थी। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं जी, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं इसके अंदर हमने क्या, इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या चेक किया था। यहाँ पे देखो जी, अब पहला इनपुट की डेफिनेशन याद करो। इनपुट का मतलब क्या निकल कर है? इनपुट का मतलब कैपिटल गुड्स को छोड़ के, फॉर एग्जांपल जो भी आपके रॉ मटेरियल होंगे जो भी आप बिजनेस में यूज करोगे तो वो सारे इनपुट में कवर हो जाते हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? मींस एनी गुड्स, जो कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स को छोड़ के आपके जो भी गुड्स होंगे और जिनको आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करोगे तो वो सारे इनपुट में कवर हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। फिर इनपुट सर्विस का मतलब क्या निकल के आ रहा है? अगेन ऐसी कोई भी सर्विस जो आपने यूज करनी है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, उसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? इनपुट सर्विस बोलेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो गवर्नमेंट ये बात करे ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है सेक्शन नंबर 25 में, उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड पर्सन बोलेंगे। बट जिसके हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इस कैटेगरी में कवर नहीं होगा। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, सेक्शन 25 में कौन रजिस्टर्ड है? याद करो सेक्शन 25 हमने कंप्लीट किया था कि जो भी पर्सन सेक्शन 22 या 24 में रजिस्टर्ड है तो वो जो होंगे वो सेक्शन 25 में कवर होंगे। और 22 में कौन आते हैं? जिनके 10, 20 और 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है। और 24 में कौन आते हैं? जिनको मैंडेटरी करवाना होता है। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर मैं 22 में कवर हूं या मैं 24 में कवर हूं तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो गया। बट जिनके हाथ में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो इस कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, ये डेफिनेशन हमें क्यों जरूरी है? याद करो सेक्शन नंबर 16 जो हमारा ITC का है उसका पहला वर्ड ही यह बात कह रहा है कि जो भी आदमी GST में रजिस्टर्ड होगा वो ITC क्लेम करने के एलिजिबल होगा, जो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा वो ITC क्लेम भी नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट ये निकल कह रहा है कि GST में रजिस्टर्ड कौन बनेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे चेक करना है कि रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कौन कवर होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स में क्या आएगा? इनपुट टैक्स में जो भी आपने इनवर्ड सप्लाई पर जो भी टैक्स पे किया होगा, चाहे वो CGST हो, SDST हो, IGST हो, UTGST हो, ये सब इनपुट टैक्स में कवर होगा। बट यहां पर एक स्पेशल पॉइंट हमने कंप्लीट किया था कि जो भी कंसेशनल टैक्स होगा, जो तुम सेक्शन 10 में टैक्स पे करते हो ना, वो कंसेशनल टैक्स आपका इनपुट टैक्स में कवर नहीं होगा। इट मींस उसका आपको ITC नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो।
एक बार चेक करो, उसने वही बोला है कि टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, जो आप कॉम्पोजिट स्कीम में टैक्स पे करोगे वो तुम्हारा इनपुट टैक्स में कवर नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसे कहेंगे, कि जो भी आपका इनपुट टैक्स है उसका अगर आपको क्रेडिट मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर इनपुट टैक्स में कंसेशनल टैक्स कवर नहीं है, तो अगर वो कंसेशनल कवर नहीं है तो उसका मुझे आईटीसी मिल भी नहीं सकता। तो इसलिए आईटीसी में हम सारे टैक्सेस को कवर करते हैं, बट जो सेक्शन 10 में कंसेशनल टैक्स है उसको हम कवर नहीं करते, इट मींस उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट क्या निकल कर कि एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या आएगा, याद करो एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या आएगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई में 3 तरह की सप्लाई आती है। पहला सप्लाई हमारी नील रेटेड सप्लाई हो गया, दूसरा फिर यहाँ पे होगा होली एग्जम्प्टेड सप्लाई होगा, तीसरा क्या होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये तीनों के तीनों सप्लाई आपकी एग्जम्प्टेड सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होती है, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं नहीं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है सर, मैंने कल भी आपको बताया था। देखो ये कोई भी क्लास तुम्हारी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए कल 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अब 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला एक लाइक, दूसरा एक कमेंट। कल अप्रोक्सीमेट 100 बच्चे लाइव बैठे थे, कमेंट आए थे 6, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत है इतने, भाई 100 बच्चों के कमेंट तो कभी जिंदगी में आने नहीं है ना, इसमें तो कोई मेरे को पता ही है। और तीसरी चीज एक और है कि आपकी अटेंशन यहाँ पे चाहिए, क्योंकि बिना अटेंशन के कोई फायदा ही नहीं है यहाँ पर बैठने का, बस मेरे बच्चों ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब एक बार मेरे को फटाफट सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि याद करो सेक्शन नंबर 17(5) अभी हम रिवाइज करेंगे, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर मेरी कोई भी सप्लाई फर्दर एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी तो आपको आईटीसी ब्लॉक है, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर मेरी फर्दर सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है उस केस के अंदर मुझे आईटीसी मिलेगा ही नहीं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है जीरो रेटेड सप्लाई। अब जीरो रेटेड सप्लाई में ना, जीरो रेटेड सप्लाई में 2 सप्लाई आपकी कवर होती हैं। सबसे पहला सप्लाई आपकी यहाँ पे कवर होती है अगर आपने एक्सपोर्ट कर दी है, अगर आपने इंडिया से बाहर सामान भेज दी है तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई। फिर दूसरा मैंने कहा था कि अगर आपने SEZ को सप्लाई की है तो भी हम क्या बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई। इन दोनों सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। इट मींस इस केस में आपको आईटीसी मिल जाता है। तो एग्जम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में यही फर्क निकल के आता है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता और जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे हमारा निकल के आता है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने आईटीसी के चैप्टर से पहले कंप्लीट किए थे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो फिर अगला पॉइंट अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है, अब एक बार आ जाओ, हाँ अब यहाँ पे आओ जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ रही, अब यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा बेस क्लियर किया था, आपको मैंने कहा था कि आईटीसी का चैप्टर हमें क्या सिखाएगा। अब सारे के सारे बच्चे एक बार मेरे को रिकॉल करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मिस्टर विवेक है, मिस्टर विवेक मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अब वो रजिस्टर्ड सेक्शन 10 में नहीं है और यूआईएन वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो इन दोनों में कवर है तो उसको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। फिर मैंने कहा था कि मिस्टर विवेक जो है ना, यहाँ पे फाइनल गुड्स बनाना है। अब अगर फाइनल गुड्स बनाना है तो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला क्या रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट की, दूसरा इनपुट सर्विस की और तीसरा कैपिटल गुड्स की। अब जब ये तीनों मैं मार्केट से परचेज करूंगा या मार्केट से कहीं से भी लेकर आऊंगा तो इन तीनों पर मैंने क्या पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा। इन तीनों को यूज करके मैंने क्या बना दिया, फाइनल गुड्स बना दिया। फिर फाइनल गुड्स को मैं क्या करूंगा, आगे सप्लाई करूंगा, उस सप्लाई पर क्या चार्ज करूंगा, जीएसटी चार्ज करूंगा। तो जो सप्लाई पर जीएसटी चार्ज करूंगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और जो मैंने इस पर जीएसटी पे किया उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स बोलेंगे। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर कहा था कि जब भी तुम ये वाला आउटपुट टैक्स देने के लिए जाओगे तो जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा उसको तुम यूज कर लोगे। अगर आपको मेरी बात याद आ रही हो कि जब भी आप आउटपुट टैक्स देने के लिए जाओगे तो जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा उसको आप यूज कर लोगे। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन बस ये निकल कर है, क्या ये चैप्टर हमें यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के बारे में बताएगा, आंसर इज नो। वो ये बात कहता है कि जो भी आपने इनपुट पर टैक्स पे किया होगा उसका क्रेडिट तुम कब बुक कर सकते हो, तो वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर के अंदर है, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये चैप्टर इनपुट टैक्स से रिलेटेड है, आउटपुट टैक्स से रिलेटेड नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब क्वेश्चन बस क्या निकल के आ रहा है कि जो भी मैंने इनपुट टैक्स पे किया है, इस इनपुट टैक्स का अगर मुझे क्रेडिट लेना है तो गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन नंबर 16 से लेके 19 तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे आईटीसी अवेलमेंट के होंगे और वो सारे के सारे इस चैप्टर के होंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। अब एक बार यहां पे चेक करना क्या लिखा है।
देखो जी, सबसे पहले सेक्शन नंबर 16 की हेडिंग क्या निकल के आ रही है? 16 की हेडिंग निकल के आ रही है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। फिर 17 की हेडिंग क्या निकल के आ रही है जी? अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। भाई कैसे अपॉर्शनमेंट होगा और किन किन केस में आईटीसी ब्लॉक होगा, ये सारी की सारी बातें 17 में है। फिर सेक्शन नंबर 18 की हेडिंग क्या निकल के आ रही है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में तुम आईटीसी कैसे अवेल कर पाओगे, ये सारी की सारी बातें 18 के अंदर निकल के आती हैं। और सेक्शन नंबर 19 जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कि जो वर्कर वाले केस में आईटीसी कैसे क्लेम करोगे, ये सारी की सारी बातें 19 में है। ये 4 सेक्शन हमें फटाफट से भी रिवाइज करने हैं। अब एक बार फटाफट से आ रहा हूं सारे के सारे बच्चे। हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सबसे पहले एक बात मेरे को बताओ, सेक्शन नंबर 16 मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 16 में ना दो बातें हैं कि पहली बात कौन कौन आईटीसी लेने के एलिजिबल है, और दूसरी बात जो भी एलिजिबल है वो कब एलिजिबल होगा, अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी वो एलिजिबल बन पाएगा, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं बन पाएगा। अब सबसे पहले बताओ सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 एंड 16 सब सेक्शन 2 में ना इन दोनों में कंडीशन लिखी है। अब कौन कौन सी कंडीशन लिखी है? पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? गवर्नमेंट ये बात कह रही है एक पर्सन की दो कैटेगरी होती है जी, या तो वो क्या होगा जीएसटी में क्या होगा रजिस्टर्ड, या वो क्या हो गया जीएसटी में अनरजिस्टर्ड। अब पहली बात, अगर कोई पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो क्या वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा? आंसर इज नो, वो आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल ही नहीं है। फिर सेकंड कैटेगरी निकल के आ रही है कि अगर कोई आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसकी 3 कैटेगरी होंगी। पहली कैटेगरी, या तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है सेक्शन नंबर 10 के अंदर, या वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला है, या वो अदर रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगा। अब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर वो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है या वो यूआईएन वाला है तो फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं है, उस केस में आईटीसी वो ले ही नहीं सकता, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आईटीसी अगर उसको लेना है तो दो केस निकल के आते हैं, या तो वो सामान अपने बिजनेस में यूज करेगा या सामान बिजनेस में यूज नहीं करेगा। अब अगर वो सामान बिजनेस में यूज नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको आईटी से नहीं मिलेगा, वो आईटीसी से बाहर हो जाएगा। पर अगर वो सामान बिजनेस में यूज करेगा तो सेक्शन 16(2) में लिखी हुई फर्दर कंडीशंस उसको सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। अब चेक करो कौन कौन सी कंडीशन निकल के आ रही है। पहली कंडीशन ये निकल के आ रही है कि रिसीवर, मतलब तुम्हारे हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या तुम्हारे हाथ में डेबिट नोट होना चाहिए, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये निकल के आ रही है कि गुड्स और सर्विस तुम्हारी फैक्ट्री में रिसीव हो चुका हो। तीसरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ने और रिवर्स चार्ज में रिसीवर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया हो। अगली कंडीशन निकल के आ रही है कि रिसीवर ने जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर दी हो। अगली कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में सारे के सारे इनवॉइस अपलोड कर दी हो। अगली कंडीशन निकल के आ रही है कि जो रिसीवर का जीएसटीआर 2B है उसका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड कॉलम में ना शो हो रहा हो। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल बन सकता है, प्रोवाइडेड एक बात हो रहा है कि अगर वो 17(5), याद करो आईटीसी 17(5) में ब्लॉक होता है। अब अगर गवर्नमेंट करे कि तुम्हारा आईटीसी 17(5) में ब्लॉक है, इट मींस उस केस में तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। पर अगर वो 17(5) में कवर नहीं होगा तो फाइनली तुम आईटीसी लेने के एलिजिबल हो जाओगे, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, ये सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ये सारी बातें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में लिखी है, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट मेरा ये निकल के आ रहा है, एक बात मेरे को सोच के बताना सर, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर मान लो सप्लायर ने ना, सोच के बोलना, अगर मान लो सप्लायर ने रिसीवर को इंस्टॉलमेंट के अंदर सामान बेचा या सप्लायर ने रिसीवर को लोट्स में सामान बेचा, तो क्या रिसीवर आईटीसी पहले इंस्टॉलमेंट पर क्लेम करेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर क्लेम करेगा, फर्स्ट लोट पे क्लेम करेगा? कब क्लेम करेगा? जब वो लास्ट लोट रिसीव करेगा, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा उस टाइम पर वो आईटीसी क्लेम करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये निकल कर रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है। तो बाई चांस अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि आपने 4 लोट्स में सामान खरीदा है तो 4th लोट मुझे रिसीव होगा ना, उसी टाइम पर सारा आईटीसी क्लेम करोगे, उससे पहले क्लेम नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अदिति, जय, हंसिका, पाल साहब, रोशनी, सिद्धार्थ, भीमा, पाल, मैं बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार, लगे रहो बस ऐसे ही। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी, देखो जो बच्चे अब मैंने कहा ना पहली बार नए नए आ रहे हैं वो तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अभी बैठने का फायदा नहीं, और वो एक्चुअल में बैठने का फायदा है भी नहीं। बट जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं, आपने भाई साहब पूरा माहौल बना के रखना है, ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो सप्लायर है, अगर मान लो सप्लायर रिसीवर को सामान बेचेगा, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि रिसीवर के पास ना 180 डेज की टाइम लिमिट होगी
कि 180 डेज में रिसीवर सप्लायर को वैल्यू प्लस में जीएसटी पे करेगा अगर वो सामान उधार के अंदर है। बट अगर मान लो रिसीवर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता तो फिर मैंने कहा था कि जो भी रिसीवर ने आईटीसी क्लेम किया होगा वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो सारी पेमेंट पेंडिंग है तो सारा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, अगर मान लो पार्टली पेमेंट पेंडिंग है तो पार्टली आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लगेगा @ 18% पर एनम। ये पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 में किया था, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अब उसके बाद फिर ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना एक पॉइंट हमने सेक्शन 16(3) का भी कंप्लीट किया था। अब वो 16(3) कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, ये राजी। अब पहले एक बात करते हैं 16(3) की। एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो कोई भी कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया, अब अगर उस कैपिटल गुड्स पर आपने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जो भी आपने जीएसटी पे किया, अब दो ऑप्शन है, या तो उसको कैपिटल गुड्स की कॉस्ट में ऐड करके डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो, भाई सिंपल सी बात है, या क्या करो कैपिटल गुड्स की जो कॉस्ट है उसमें तुम ऐड कर लो, डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो, या गवर्नमेंट कह रही कि तुम क्या क्लेम करोगे, आईटीसी क्लेम करोगे। मतलब दोनों में से एक ही बेनिफिट तुम क्लेम करोगे, तुम दोनों बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। ये बात आपके 16(3) में लिखी है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे 16(4) निकल के आ रहा है। अब 16(4) तो ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन आईटीसी क्लेम करना भूल जाता है, मान लो मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया, तो अगर मैं आईटीसी क्लेम करना भूल गया, उस आईटीसी को मैं कब तक क्लेम कर पाऊंगा? तो गवर्नमेंट कहती है अगले साल की 30 नवंबर, मैं दोबारा बोलूंगा, नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर जो है तुम वहां तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, तुम वहां तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाह रही है। अब इसमें स्पेशल पॉइंट हमने और किया था, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, याद करो, एक स्पेशल पॉइंट हमने यहाँ पे और किया था। आपको मैंने कहा था कि कई बार क्या होता है, मान लो डेबिट नोट इशू हुआ और डेबिट नोट वाला आईटीसी में क्लेम करना भूल गया, तो क्या डेबिट नोट की टाइम लिमिट हम इनवॉइस से चेक करेंगे या डेबिट नोट से चेक करेंगे? हम चेक करेंगे डेबिट नोट से। तो यहां पर मैंने कहा था कि अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट ये बात कहते हैं कि इनवॉइस की लिमिट हमें इनवॉइस से लेके चलनी है और डेबिट नोट की लिमिट हमें डेबिट नोट से लेके चलनी है, बस ये बात ध्यान दो। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, तो गवर्नमेंट ने वही बोला कि अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, तो वहीं तक आईटीसी क्लेम कर पाओगे, उसके बाद तुम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है। डन। और डेबिट नोट वाले केस में डेबिट नोट से काउंटिंग करोगे, बस ये पर ध्यान देना। तो ये सारी की सारी बातें हमारी सेक्शन 16 में निकल के आती हैं जी। तो ये सेक्शन 16 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया फाइनली। उसके बाद फिर हमारा सेक्शन नंबर 17 है। अब सेक्शन नंबर 17 में ना टोटल मिला के आपके 5 सबसेक्शन है। एक तो आपका 17(1) है, 17(2) है, 17(3) है, 17(4) है। ये चारों के चारों अपॉर्शनमेंट की बात करेंगे। और 17(5) जब वो किसकी बात करेगा, वो ब्लॉक आईटीसी की बात करेगा। पहले बात करते हैं 17(1) की। याद करो 17(1) बिल्कुल सिंपल सा है। वो ये बात कहता है कि अगर आप कोई भी सामान लेकर आए, उस सामान को अपने बिजनेस में यूज किया, नॉन बिजनेस में यूज किया, तो नॉन बिजनेस में यूज करोगे, तो नॉन बिजनेस में यूज करने का तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। फिर अगर आपने सामान बिजनेस में यूज किया, तो गवर्नमेंट की 2 कैटेगरी निकल के आती हैं, या तो एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज किया या वो नॉन एग्जम्प्टेड में यूज किया। फिर गवर्नमेंट ने बोला जी अगर आपने एग्जम्प्टेड में यूज किया, 2 कैटेगरी हैं, या तो वो एक्चुअल एग्जम्प्टेड है या वो डीम्ड एग्जम्प्टेड है। एक्चुअल एग्जम्प्टेड में 3 कैटेगरी निकल के आती हैं, एक तो नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल और 100% एग्जम्प्टेड। और याद करो 17(3) में एग्जम्प्टेड सप्लाई में 3 कैटेगरी और इन्होंने मिक्स की थी। पहली कौन सी निकल के आ रही है, आरसीएम वाली, दूसरा ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, और तीसरा शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग वाली। टोटल मिला के 6 सप्लाई ऐसी हैं जो एग्जम्प्टेड सप्लाई में कवर होती हैं। अब इन 6 वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है, इन 6 वाले केस में तुम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि तुम्हारी फर्दर सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है, और अगर फर्दर सप्लाई तुम्हारी नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई है, उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये सारी बातें 17(3) के अंदर लिखी हुई थी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अब अगला पॉइंट यहां पर फिर ये निकल के आ रहा है जी 17(4). तो मैंने कहा था 17(4) में बैंकिंग कंपनी वाला केस था, अगर आपको याद है बैंकिंग कंपनी वाले केस में। अब बैंकिंग कंपनी वाले केस में 2 ऑप्शन आपको मैंने बताए थे, एक तो मैंने कहा था एक्चुअल बेस, एक मैंने कहा था नोशनल बेस।
एक्चुअल बेस वाले के अंदर मैंने कहा था कि टैक्सेबल वाले का आईटीसी क्लेम कर सकते हो, एग्जम्प्टेड वाले का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और नोशनल बेस के अंदर मैंने कहा था कि सारा आईटीसी क्लेम करके 50% अपनी बुक से यहां से हटा दो और बैलेंस आईटीसी क्लेम कर लो। ये बात हमने 17.4 में डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे और डिस्कस किया था, अगर मान लो सेम पेन में दो ब्रांचेस हैं और अगर दोनों ब्रांचेस आपस में सर्विस का लेन देन कर रही हैं, उस केस में 50% वाली रेशियो एप्लीकेबल नहीं होती, सारे का सारा आईटीसी क्लेम कर सकते हो 17.4 के अंदर। बट 17.4 आपके मॉड्यूल में दिया नहीं था, इसलिए मैंने 17.4 यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया नहीं था जी। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर अब आ रहा हो 17.5। अब ये सबसे मेन पॉइंट है जी। अब एक बार सारे बच्चे सीधे होकर बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हेलो ओए, एक बार बिल्कुल सीधे होकर बैठो जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, अब यहाँ पे 17.5 में कहाँ पर आईटीसी ब्लॉक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है, गवर्नमेंट सबसे पहला गवर्नमेंट कहना चाहिए मोटर व्हीकल। अब गवर्नमेंट ने बोला मोटर व्हीकल हो गया, वेसल हो गया और आपका एयरक्राफ्ट हो गया, इस केस में गवर्नमेंट ने एक आईटीसी ब्लॉक है। बट इसके दो बाइफर्केशन होंगे, कौन कौन से, देखो कन्वेंस के दो कैटेगरी मैंने बनाई है, एक तो मोटर व्हीकल और दूसरा क्या निकल के आ गया वेसल और एयरक्राफ्ट, इन दोनों केस में आईटीसी ब्लॉक है। बट फिर गवर्नमेंट ने यहां पर यह कहा जी, मोटर व्हीकल वाले केस में दो केस निकल के आते हैं, या तो पैसेंजर मोटर व्हीकल होगा या वो गुड्स मोटर व्हीकल होगा जी। अब फिर याद करो, पैसेंजर मोटर व्हीकल में दो केस निकल के आते हैं, या तो पैसेंजर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर तक की होगी या 13 पैसेंजर से ज्यादा की होगी इंक्लूडिंग ड्राइवर। अब अगर आपकी 13 पैसेंजर तक की कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। बट अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा की है, उस केस में आपको आईटीसी अलाउड कर देंगे। बट यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, स्पेशल पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर आपकी 13 पैसेंजर तक की है बट आप 3 स्पेसिफाइड केस में यूज कर रहे हो, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब वो 3 केस कौन कौन से निकल के आते हैं, अगर आपको याद रहो, पहला केस निकल के आता है एफ, दूसरा केस आई, तीसरा केस टी। फिट वाले केस में, अब फिट का मतलब क्या निकल के आता है कि अगर मेरा काम फर्दर सप्लाई करना है, या अगर मेरा काम इंपार्टिंग और ट्रेनिंग की सर्विस देना है, मतलब गाड़ी की ट्रेनिंग की सर्विस देना है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में अगर मैं यूज करूंगा, अगर इन 3 केस में यूज करूंगा ना, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर 3 केस में यूज नहीं होगा तो आईटीसी ब्लॉक है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर अगर मेरा मोटर व्हीकल गुड्स मोटर व्हीकल है, उस केस में तो आपको आईटीसी अलाउड हो ही जाएगा, उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है जी। डन। अब फिर यहां पे एक बार आओ जी, अब गवर्नमेंट यहां पे ये बात कह रही है, अब गवर्नमेंट यहां पे ये बात कह रही है, हेलो भाई साहब, ओए युगांश, लेस देन 30 क्या लेस देन 30 नालायक, लेस देन 13 की बात होती है यहां पर। अब देखो वेसल वाले केस में कह रही हूं, चाहे पैसेंजर वेसल वाला हो चाहे गुड्स वेसल वाला हो, इस केस में गवर्नमेंट ने का आईटीसी ब्लॉक है, बट 4 केस में आईटीसी मिल जाएगा। अब 4 केस में 3 केस तो वही फिट वाले हैं। पहला, अगर तुम इसके डीलर हो तो आईटीसी मिल जाएगा, अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो आईटीसी मिल जाएगा, अगर तुम ड्राइविंग स्कूल वाले हो आईटीसी मिल जाएगा, और अगर तुम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन 4 केस को छोड़कर वेसल एयरक्राफ्ट वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे मेन पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जहां जहां पर इनका आईटीसी मिल जाएगा, वहां वहां पर इनकी सर्विस का भी आईटीसी मिल जाएगा, और जहां जहां पर इनका आईटीसी नहीं मिलेगा, वहां वहां पर इनकी सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सबसे मेन पॉइंट निकल के आ रहा है जी। तो सिंपल सी बात है, बस आपको ये देखना है जी कि जहां हमें कहां कहां पर आईटीसी मिल रहा है, तो जहां जहां पर हमें आईटीसी मिल रहा होगा वहां वहां उसकी सर्विस का भी आईटीसी मिलेगा, और जहां जहां पर हमें आईटीसी ब्लॉक है तो वहां वहां पर उसकी सर्विस का भी आईटीसी ब्लॉक है, बस ये पर ध्यान दो। बट एक बात मेरे को बताओ, आपको मैंने कहा था कि 2 केस ऐसे हैं, आपके 2 केस ऐसे निकल के आते हैं कि जहां पर उनका आईटीसी ब्लॉक है बट सर्विस का मिल जाएगा। कौन कौन से केस हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर और एक जनरल इंश्योरेंस वाले, इन दोनों को आईटीसी मिल जाएगा, चाहे मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक ही क्यों ना हो। ये स्पेशल पॉइंट यहां पे निकल के आता है। तो एक बार यहां पे चेक करो जी, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर मान लो ऊपर वाले केस में जहां जहां पर इनका आईटीसी मिलेगा तो वहां वहां पर सर्विस का भी मिलेगा, और जहां जहां पर उनका आईटीसी नहीं मिलेगा वहां पर उनकी सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर ये दोनों नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 वैसे आपके किसी काम के नहीं है, ये रोशनी ने लिख रखे हैं, रोशनी ने पूरा एक कॉपी मार दिया, जबकि मैंने कहा था ये दोनों केस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट लिख दिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने कहा था वो डेमो कार नहीं होती, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी का नॉर्मली आईटीसी मिल जाता है, बस गवर्नमेंट यहाँ पे ये बात कहना चाह रही है जी। फिर अब यहाँ पे ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अगला क्या निकल के आ रहा है जी। अब देखो अगले वाले केस में क्या क्या निकल के आ रहा है। फिर अगले वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, फूड एंड बिवरेज हो गया, आउटडोर कैटरिंग हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। देखो रोशनी ने भाई साहब पूरा कॉपी पेल रखा है,
रोशनी कह रही ना इधर ना उधर, सिर्फ जो लिखा था मैंने टेप डाला। अरे नालायक, हेल्थ सर्विस मैंने क्लास में कहा भी था कि हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस यहाँ पे 2 बार आ गई है, आपने फिर दोनों बार लिख दिया। ये दोनों सेम थे, वहां पर मैंने कहा भी था क्लास में इसको 1 बार लिखना है। बच्चा अगर कहा होगा हमें थोड़ा याद रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ही सर्विस की बात हो रही है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद जी फिर रेंट ए कैब और हायरिंग वाले और लीजिंग वाले केस के अंदर भी आईटीसी ब्लॉक है, मतलब इन सब केस में गवर्नमेंट ने कहा आईटीसी ब्लॉक है। बट फिर यहां पर गवर्नमेंट ने बोला अगर इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई सेम है उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब अगर मैं आगे ये काम कर रहा हूं और इस काम को करने के लिए मैंने पीछे से इसी काम की सर्विस ली है, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। मतलब अगर मान लो मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देने के लिए अगर मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट की ही सर्विस ली है, उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ये बात यहां पे गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। फिर अगला पॉइंट मैंने कहा था कि अगर आप ये वाले काम कर रहे हो एज ए कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, उस केस के अंदर भी आपको आईटीसी अलाउड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब देखो अगला यहाँ पे निकल के आ रहा है हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस, मेंबरशिप ऑफ क्लब और फिर ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड एम्प्लॉय, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन। इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट ने आईटीसी यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर मान लो ऊपर वाले 3 क्लोज हैं, अगर ये काम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देना कंपलसरी है और ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, ये मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक्ट में लिखा है, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में आपको आईटीसी अलाउड कर देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस और कंस्ट्रक्शन की सर्विस। अब एक बार सारे बच्चे मेरे को बोल देनी, अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में क्या था। अगर मान लो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, अगर वो रिलेटेड टू प्लांट मशीनरी है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था आपको आईटीसी मिल जाएगा। उस केस में आईटीसी ना मिलने वाला कोई भी क्लोज यहाँ पे नहीं है। बट अगर वो सर्विस रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल मान लो लैंड बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन है, रिनोवेशन है, एडिशन है, रिपेयर है। अब यहाँ पे 2 केस थे, अगर आपने खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, अगर आपने खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो आपको आईटीसी अलाउड कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। बट यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि इन केस में आपको आईटीसी ये लैंड और बिल्डिंग में कवर करेंगे, इसको हम प्लांट मशीनरी में कवर नहीं करेंगे। अब अगेन अगर ये लैंड बिल्डिंग में कवर है, अगर खर्चा कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी ब्लॉक है, अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो इस केस में आपको आईटीसी अलाउड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पक्का पक्का रही, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब फिर अगले पॉइंट पर आओ जी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि अगर मान लो कोई, फिर याद करो, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला टैक्स है तो वो तो वैसे भी हमें आईटीसी मिलता नहीं, वो तो वैसे ही बाहर है। नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को भी आईटीसी नहीं मिलेगा, बट एक केस के अंदर मिल जाएगा, अगर उसने कोई सामान इंपोर्ट की है तो इंपोर्ट वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए सामान हमने यूज किया है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मान लो मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, फ्री सैंपल बांट दिए, किसी को गिफ्ट दे दिया, इस केस में गवर्नमेंट ने कहा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इन सब केस में गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर रेगुलर स्टूडेंट होता तो पता होता ना। क्या क्या हो गया, लड़ना नहीं है आपस में? क्लास में बनाए हैं हमने भाई, कहीं नहीं मिलेंगे, हैंडमेड हैं हमारे, क्लास में बनाए। क्या क्या क्यों क्यों हाथापाई करे एक दूसरे के साथ? ठीक है जी। आयुष कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बताओ, आयुष कौन सा पॉइंट रिपीट करना है एक बार बताओ मेरे को, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? ठीक है जी, डन है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? पक्का पक्का जी। चलो अब यहाँ पे एक बार आओ जी, अब यहाँ पे एक बार आओ जी। अब सेक्शन नंबर 18 निकल के आ रहा है जी। अब सेक्शन नंबर 18 है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस। आयुष पहले वाला कौन सा मेरे को पॉइंट बताओ ना, पहले वाला कौन सा मेरे बच्चे, पॉइंट बताओ, थोड़ा सा मेरे को हिंट दो, थोड़ा सा मेरे को हिंट दो आप ना, थोड़ा सा मेरे को लिख के हिंट दो। ठीक है चलो अब वापिस आओ जी। अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला,
आयुष मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होती है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का मतलब होता है जहां पर लेबर प्लस मटेरियल दोनों होते हैं, और कंस्ट्रक्शन में मेनली सिर्फ लेबर होती है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है या आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कहीं से भी सर्विस ली है, अगर वो सर्विस रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, अब प्लांट मशीनरी की मान लो रिनोवेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिपेयर है, अगर उसके लिए कोई भी सर्विस ली है तो गवर्नमेंट ने कहा जो भी तुमने जीएसटी पे किया होगा तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर तुमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर तुमने ली है लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड, तो दो केस हैं। तो जो भी आपने खर्चा किया होगा, या तो वो खर्चा गवर्नमेंट ने बोला तुम कैपिटलाइज करोगे या तुम कैपिटलाइज नहीं करोगे। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कि तुम खर्चा बैलेंस शीट में दिखाओगे, और कैपिटलाइज ना करने का मतलब होता है कि आप पीएनएल में दिखा दोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई छोटा मोटा खर्चा है, तुमने खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो आईटीसी तुम्हें अलाउड हो जाएगा। पर अगर खर्चा तुमने कैपिटलाइज कर दिया, मतलब बड़ा खर्चा है, तो जो भी तुमने जीएसटी पे किया होगा उस केस में आईटीसी आपको अलाउड नहीं होगा। बस गवर्नमेंट इतनी सी बात कहना चाह रही है जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, सेक्शन नंबर 18 की बात कर रहा है जी। अब सेक्शन नंबर 18 यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है, याद करो 18 के ना टोटल मिला के 6 सब सेक्शन थे, अगर आपको याद आ रहा हो जी। अब यहाँ पे 18 के 6 सब सेक्शन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। एक तो हमने 18(1) हमने कंप्लीट किया था, 18(2) हमने कंप्लीट किया था, 18(3) हमने कंप्लीट किया था, 18(4) हमने कंप्लीट किया था, 18(5) वैसे हमारे किसी काम का है नहीं, वो रूल्स है, रूल्स हमने साथ में कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने 18(6) कंप्लीट किया था। याद करो 18(1) में आईटीसी लेने की बात आती है। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। 18(1) में क्या लिखा था, अनरजिस्टर्ड से, अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहा है, कैसे जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है मान लो। फिर दूसरा मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में जा रहा है, अपनी मर्जी से नहीं, वो लाइबल बन गया इसलिए जा रहा है। फिर तीसरी कैटेगरी मैंने बताई थी, अगर मान लो मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई, अब मेरी सप्लाई टैक्सेबल बन रही है। फिर फोर्थ मैंने कहा था कि अगर कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम के अंदर जा रहा हूं, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आप यहां से यहां जाओगे, तो जब तुम यहां से यहां जाओगे तो जो भी तुम्हारा बचा हुआ स्टॉक होगा उस स्टॉक का तुम आईटीसी क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब किससे एक दिन पहले का स्टॉक चेक करना है। याद करो अगर मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड जा रहा हूं और वॉलंटरी जा रहा हूं अपनी मर्जी से, तो जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उससे एक दिन पहले का स्टॉक चेक करना है। और अगर मैं लाइबल हूं और मैंने विद इन 30 डेज में अप्लाई कर दिया, तो फिर जिस दिन मैं लाइबल हुआ उससे एक दिन पहले का स्टॉक चेक करना है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि इन दोनों केस में सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर तुम्हारी सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई बन रही है, या कॉम्पोजिट सप्लाई से तुम नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, उस केस में तुम कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब याद है थोड़ा, बस याद करो कैपिटल गुड्स वाले केस में क्या था। कैपिटल गुड्स वाले केस में जो भी तुमने टोटल जीएसटी पे किया था उसमें से माइनस कर देते हैं 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। याद है कैपिटल गुड्स वाले केस में क्या था कि जो भी तुम्हारा टोटल जीएसटी का आईटीसी बनता है उसमें से माइनस कर दोगे 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, माइनस करने के बाद फिर बैलेंस जो निकल कर आएगा उतने का आईटीसी क्लेम करोगे। ये बात कैपिटल गुड्स वाले केस में निकल के आती है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, देखो वही बात यहाँ पे कैपिटल गुड्स वाले केस में यहाँ पे लिखी है, एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई, इनपुट का तो आईटीसी मिल जाएगा, और कैपिटल गुड्स वाले केस में वही 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद बैलेंस जो बचेगा उतने का तुम आईटीसी क्लेम कर लोगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर अगला 18(2) क्या कहता है। 18(2) में लिखा हुआ कि अगर आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए हो, तो यहाँ पे ना टाइम लिमिट सेक्शन नंबर 16 वाली एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप आईटीसी क्लेम करना भूल गए हो तो आप आईटीसी विद इन 1 ईयर क्लेम कर सकते हो। विद इन 1 ईयर कहां से? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जब वो इनवॉइस इशू हुआ होगा वहां से 1 साल के अंदर अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 18(2) बस इतनी सी बात कह रहा है, बस ये पर ध्यान दो। फिर 18(3) बिल्कुल सिंपल है। 18(3) में तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर किसी कंपनी का अमलगमेशन है, मर्जर है, डीमर्जर है, तो पुराने वाली कंपनी का जो आईटीसी बचा हुआ है वो नए वाली कंपनी आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 18(3) बस इतनी सी बात लिखी है। ठीक है जी, अब फिर यहाँ पे सबसे मेन निकल के आता है 18(4). अच्छा 18(4) में क्या होता है जी? 18(4) में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर नॉर्मल स्कीम से तुम कॉम्पोजिट स्कीम में जा रहे हो, या तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई तुम्हारी एग्जम्प्टेड सप्लाई हो रही है। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर 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 देखो, मैंने क्या बोला, नॉर्मल से कॉम्पोजिट में जा रहे हो या तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई हो रही है, तो जो भी तुमने आईटीसी क्लेम किया था आपको अब रिवर्स करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अगर आपको याद आ रहा हो रिवर्सल वाले केस में वो 5% वाली रेशियो एप्लीकेबल नहीं थी,
रिवर्सल वाले केस में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है? रिवर्सल वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जितना भी तुमने आईटीसी क्लेम किया डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ। मैं दोबारा बोलूंगा, जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया डिवाइड बाय 60 क्यों किया? क्योंकि कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है 5 साल, 5 साल में 60 महीने होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा आपने जो भी आईटीसी क्लेम किया वो डिवाइड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ, इसको मल्टीप्लाई करके गवर्नमेंट ये बात करेगी जो भी आएगा उतना कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्स कर दोगे। यहाँ पे 5% और पार्ट 13 वाली परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? देखो वही बात यहाँ पे लिखी है जी कि भैया इनपुट वाले केस में तो जो जितना इनपुट बचा उसका आईटीसी रिवर्स कर दो, और कैपिटल गुड्स वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आईटीसी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो भी निकल कर आएगा उतना आईटीसी रिवर्स कर दो, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? चलो बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ पे आओ, फिर अगला हमारा सेक्शन नंबर 18(6) यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब 18(6) में क्या था? 18(6) में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर किसी पर्सन ने कैपिटल गुड्स की सप्लाई कर दी है, मतलब 5 साल से पहले अगर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया। अब एक बात मेरे को बताओ, जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ मानते हैं 5 साल, तो अब गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी दिया होगा तो गवर्नमेंट ने क्या एज्यूम किया होगा कि तुम 5 साल यूज करोगे, बट तुमने क्या किया 5 साल से पहले उसको बेच दिया। अब क्वेश्चन बस ये निकल कह रहा है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स अगर आपने 5 साल से पहले सेल कर दिया तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब कितना रिवर्स करना पड़ेगा? तो पहले पॉइंट में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना? पहले में गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी जो तुम्हें मिला उसमें 5% ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करने के बाद जो आएगा या तो वो, या फिर जितने की तुमने कैपिटल गुड्स बेचा उसका जो भी जीएसटी बनेगा या तो वो। एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा। जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया उसमें से 5% ईच क्वार्टर और पार्ट माइनस करने के बाद जो आएगा तो वो, या फिर सेकंड गवर्नमेंट ने बोला जितने का भी तुमने वो एसेट बेचा होगा उसका जो भी जीएसटी बनता होगा या तो वो जीएसटी, इन दोनों में से हायर वाला आपको रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, देखो वही बात यहाँ पे लिखी है कि भैया पहले 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो आ रहा है वो निकाल लो, या जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जितने का आपने वो गुड्स बेचा है उसका जो भी तुम्हारा जीएसटी बनता होगा इनमें से हायर वाला रिवर्स करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात सुनी आ रही है जी? अब देखो 18(1) और 4 में फर्क ये निकल के आ रहा है कि 1 में 5% वाला यूज करते हैं और 4 में रिवर्सल वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है आईटीसी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, इस तरह से आईटीसी रिवर्स करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। डन है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब जाके हमारा ये सारे फिर क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 हमने एक छोटा सा कंप्लीट किया था। 19 तो बिल्कुल सिंपल है। 19 तो बस ये बात कहता है कि जो वर्कर वाले केस में क्या है जी, 19 कहता है जो वर्कर वाले केस में क्या है, जो वर्कर वाले केस में अगर आपने डायरेक्टली सामान जो वर्कर को भिजवा दिया, अगर आपने डायरेक्टली सामान जो वर्कर को भिजवा दिया उस केस में हम ये मान लेंगे कि आपने वो सामान रिसीव की है, तो उस केस में आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये पॉइंट बस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो जो वर्कर वाले केस में वो रिसीव वाली कंडीशन एग्जम्प्ट है, तो अगर मान लो तुमने जो वर्कर को भिजवा दिया तुम्हारी फैक्ट्री में रिसीव नहीं हुआ, हम ये मान लेंगे वो तुम्हें रिसीव हो गया, तुम उस केस में आईटीसी क्लेम कर लोगे। सेक्शन नंबर 19 बस इतनी सी बात कहता है। सर अगर एज ए स्क्रैप सेल कर दिया तो कैपिटल गुड्स, हाँ तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर आगे कंसीडरेशन ही नहीं है, अगर आगे कंसीडरेशन ही नहीं है तो एक पॉइंट तो निकल के आएगा ही नहीं, बट वो 5% ईच क्वार्टर वाला तो निकल के आएगा ना भाई। मान लो स्क्रैप वैल्यू, अगर मान लो कोई स्क्रैप वैल्यू है फिर तो परसेंटेज से निकाल दो। अगर मान लो आपने फ्री में दे दिया तो फिर जब भी आपने आईटीसी क्लेम किया होगा उसका 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो भी निकल कर आएगा उतना फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से हायर है ना। अगर एक निकल के नहीं आ रहा फिर दूसरा तो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो ये लो एक बार एग्जाम्पल देख लो। एक बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल देख लो। देखो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में उसने बोला मेरे बच्चे कि आपने मशीन ली 6 जुलाई 20 को, ठीक है, कितने की? 10 लाख की, उस पर 18% जीएसटी है तो 1,80,000 रुपये का जीएसटी दिया। फिर कह रहे हैं ऑन द सेम आईटीसी अवेल कर लिया। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि आपने क्या किया 18 अक्टूबर, अच्छा यहाँ पे ना 19 आएगा, यहाँ पे 19 आएगा, ये 19 आएगा जी। अब देखो यहाँ पे 6 जुलाई 19 है, फिर आपने 18 अक्टूबर 20 को ये बेच दिया। अब 6 जुलाई 19 से 18 अक्टूबर 20 के बीच में आप क्वार्टर काउंट करोगे तो आपके क्वार्टर निकल के आएंगे, मेरे ख्याल से 6 क्वार्टर आएंगे शायद।
आई थिंक मेरे ख्याल से अप्रैल में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ तो 6 क्वार्टर आ रहे हैं। अब 6 क्वार्टर हैं, हर क्वार्टर का 5%, तो आप देखो ये 5% माइनस कर दोगे, मतलब 5%, तो 6 क्वार्टर 30% हो गया, 30% आपने माइनस कर दिया तो 126 बन गया, ये 126 बन गया। और आपने मशीन बेची कितने की है, आपने मशीन बेची है 6 लाख की, और जीएसटी कितना 18%, तो 6 लाख का 18 कितना बन गया यहाँ पे 1,08,000, तो हायर बन गया 126, उतना हमें रिवर्स करना पड़ेगा जी। ठीक है जी। डन, चलो जी। तो अब जाके ये वाली बात हमारी यहाँ पे ओवर हो जाती है, बस ये पर ध्यान दो। डन कर दूं इसको जी, लॉक कर दूं, पक्का पक्का, चलो जी। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे और हमें डिस्कस करना है, वो हमें इसके साथ में डिस्कस करना है, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला जी। लो जी, क्लियर है सर? सेक्शन नंबर 41 रह गया, ओहो, ओके सॉरी शक्तिमान, सेक्शन नंबर 41 रह गया। इसके नीचे है, लिखा ही नहीं क्या सेक्शन नंबर 41? तो सेक्शन नंबर 41 तो ये था ना, सेक्शन नंबर 41 तो मैंने ये करवाया था आपको, याद करो। सेक्शन नंबर 41 के अंदर मैंने क्या कहा था कि मान लो ये आपका सप्लायर है, मान लो ये आपका सप्लायर है, और ये मान लो ये आपका रिसीवर है, ठीक है ना। ये मैंने कहा था कि, फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो सप्लायर ने रिसीवर को सामान बेचा, अब अगर सप्लायर ने रिसीवर को सामान बेचा, तो इसने सामान बेचा, ये इसकी आउटवर्ड सप्लाई है और ये इसकी इनवर्ड सप्लाई है, ये बात हमने डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था क्या क्या, इसने ना आईटीसी क्लेम कर लिया, इसने आईटीसी क्लेम कर लिया। अब आईटीसी क्लेम करने के बाद इसने मान लो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। वैसे नॉर्मली जीएसटी पे करना होता है अगले महीने की 20 तारीख को, बट इसने 20 तारीख से पहले जीएसटी पे कर दिया। अब जीएसटी पे कर दिया और आईटीसी को यूज कर लिया, बट प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि इसके सप्लायर ने गवर्नमेंट को जीएसटी पे ही नहीं किया। याद करो, आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन में लिखा है कि सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर चुका होगा तो रिसीवर आईटीसी क्लेम करेगा। बट मैंने कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में नॉर्मली हम प्रोविजनल बेस पे आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। हमें तो ये था कि वो अपना पेमेंट कर देगा, रिटर्न भर देगा, सारा काम कर देगा, बट उसने वो काम किया ही नहीं। तो उस केस के अंदर मैंने कहा था कि फिर जो भी उसने आईटीसी क्लेम किया वो रिवर्स करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। फिर बाद में जब ये पर्सन जीएसटी पे कर देगा तो दोबारा से ये आईटीसी री अवेल कर सकता है। ये बात सेक्शन नंबर 41 में लिखी थी। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रहा है कि अगर सप्लायर कोई डिफॉल्ट कर देगा और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। फिर बाद में सप्लायर अगर पेमेंट कर देगा देन दोबारा से आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। चलो जी, अब एक बार यहाँ पे फटाफट से आ जाओ जी। अब यहाँ पे एक बार देखो जी, पेमेंट वाले टॉपिक में क्या था। अब देखो पेमेंट वाला टॉपिक तो बिल्कुल सिंपल सा था जी। एक बार चेक करते हैं पेमेंट वाले टॉपिक में हमने क्या किया था। अब पेमेंट वाले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पहली बात तो 4 सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 49, 50, 51, 52। 49 के अंदर बात होती है पेमेंट की। अब 49 के ना काफी सारे सब सेक्शन है कि 49 भी है, 49 कैपिटल ए भी है, 49 कैपिटल बी भी है, बट ये सारी की सारी बातें पेमेंट की आती हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आज अगर मान लो कोई भी आदमी अगर जीएसटी की पेमेंट करना चाह रहा है तो नॉर्मल पेमेंट करने की डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख, और कुछ केस में अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ली है तो अगले क्वार्टर की 22 तारीख या 24 तारीख जो होती है वो पेमेंट करने की डेट आपकी निकल के आती है। फिर यहां पर मैंने एक पॉइंट और कहा था कि बिना पेमेंट के आप रिटर्न नहीं भर सकते, और पेमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। बट 10,000 तक की पेमेंट तुम ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो, मतलब बैंक में जाके तुम 10,000 तक की पेमेंट कर सकते हो। 10,000 से ऊपर की पेमेंट फिर तुम ओवर द काउंटर नहीं कर सकते, वो तुम्हें ऑनलाइन करनी पड़ेगी। फिर एक पॉइंट मैंने कहा था कि पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या होता है कि हर जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है वो अपने पोर्टल पे ना 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, अगर आपको याद आ रहा हो। अब वो 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करता है? सबसे पहले मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा था, एक तो मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, फिर दूसरा मैंने कहा था वो मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरा मैंने कहा था वो मेंटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी, एक मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, एक मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कैश। अब मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं याद है।
इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर हम मेंटेन करते हैं, फॉर्म नंबर हमारा होता है जीएसटी पीएमटी 01। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन करेंगे जीएसटी पीएमटी 02। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन करेंगे जीएसटी पीएमटी 05 और 06 में हमारा चालान इशू होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। फिर यहां पर एक बात मैंने और कही थी कि जितना मेरा क्रेडिट बढ़ेगा, जितना मेरा क्रेडिट बढ़ेगा तो वो आईटीसी मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और आईटीसी कम होने से वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसे कैश बढ़ने से कैश लेजर क्या होगा, क्रेडिट होगा, और अगर पैसा वहां से निकलेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। और लाइबिलिटी इसके रिवर्स है, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी, लाइबिलिटी अगर कम होगी तो वो क्रेडिट होगी। ये सारी की सारी बातें मैंने वहां पे डिस्कस की थी। फिर एक पॉइंट में और बताओ सर, आयुष इसलिए 6 पैरा बताए थे क्योंकि सीए इंटर लेवल पर 6 ही पैरा हैं जी, सीए इंटर लेवल पर 6 ही पैरा है मेरे बच्चे, आपके उसमें 8 पैरा नहीं है, तभी हमने 6 बताए थे। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से अब यहाँ पे आ गया हो जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे ये निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अब यहाँ पे 3 लेजर मेंटेन करने हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर होता है, जितनी भी आपकी टोटल जीएसटी की लाइबिलिटी होती है, चाहे वो जीएसटी की लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, वो सारी की सारी आपको लाइबिलिटी लेजर के अंदर शो करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कहा था कि अगर मान लो तुम्हारी लाइबिलिटी है, पिछले साल की लाइबिलिटी है, करंट ईयर की लाइबिलिटी है, या गवर्नमेंट के ड्यूज हैं वो वाले हैं, तो सबसे पहले तुम पेमेंट कौन सी कर दोगे, प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी। फिर पेमेंट कौन सी करोगे, करंट वाली। फिर डिपार्टमेंट ने जो तुम्हारी लाइबिलिटी निकाली होगी वो तुम पेमेंट करोगे। ये आपका सीक्वेंस निकल के आता है, बस ये पर ध्यान दो। एक बात मुझे और बताओ, अगर मान लो तुम्हें लाइबिलिटी लेजर की पेमेंट करनी है, उसमें आपका जीएसटी भी होता है और आपकी अदर लाइबिलिटी भी होती है, क्या इन दोनों को आप क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकते हो, बताना मुझे जी। क्या इन दोनों की अब यहां पर अमेंडमेंट आई है जी, सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, यहां पर अमेंडमेंट आई है। हेलो भाई साहब, यहां पर अमेंडमेंट आई है, यहां पर थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है, आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ, अगर मान लो जीएसटी की लाइबिलिटी है और अदर लाइबिलिटी है, क्या तुम क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो, नहीं। आपको मैंने एक पॉइंट बोल दी, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, और पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर ही यूज करोगे और कहीं पर भी यूज नहीं करोगे। मतलब क्रेडिट यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी नहीं। मैं दोबारा बोलूंगा, जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज वाला जीएसटी, रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एक बात मैंने सोच के बताना, मान लो मेरी जीएसटी की ना, मेरी जीएसटी की ये 2 लाइबिलिटी हैं, एक तो फॉरवर्ड चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। सारे बच्चे ध्यान देना चाहिए। फॉरवर्ड चार्ज की लाइबिलिटी है मान लो 1 लाख रुपए, रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है मेरी 50,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरे क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल 1,20,000 रुपए। पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ, 1,20,000 पैसा पड़ा हुआ है, क्या ये 50,000 रुपए की पेमेंट करने के लिए क्या मैं यूज कर सकता हूं, आंसर इज नो। ये मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी कैश लेजर से। रिवर्स चार्ज की जब भी हम जीएसटी लाइबिलिटी पे करेंगे ऑलवेज कैश लेजर से पेमेंट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर एक बात मेरे को बताना, अब ये 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है और यहाँ पर 1,20,000 पड़े हैं, तो सारे बच्चे बोल दो क्या मैं इसको यहाँ पे यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, बताओ जी। क्या 1,20,000 से 1 लाख रुपए यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, यस या नो में आंसर दो जी। जल्दी आंसर दो। क्या मैं 1,20,000 से 1 लाख रुपए की पेमेंट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, यस या नो। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहां पे ना एक रूल नंबर 86 कैपिटल बी है जो मुझे आपको बताना है। एक रूल नंबर 86 कैपिटल बी है जो मुझे आपको बताना है। अब रूल नंबर 86 कैपिटल बी ये बात कहता है कि तुम सारा का सारा 120 से 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी तुम यूज नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट कह रही जितनी भी तेरी लाइबिलिटी है, जितनी भी तेरी लाइबिलिटी है उसका 99% तो यूज कर सकता है क्रेडिट लेजर से, 1% कम से कम तुझे कैश लेजर से पेमेंट करनी होगी। एक बार दोबारा बोलूंगा, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अभी तक आपका दिमाग कहीं भी हो सकता है बट अब दिमाग कहीं नहीं होना चाहिए, एक बार दोबारा सुनो। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है ना, 1 लाख की लाइबिलिटी है, तेरे पास 1,20 पड़ा है, माना 1,20 पड़ा है,
मानक 20 पड़ा है, बट 1,00,000 रुपए का 99,000 ही तू आईटी से यूज कर सकता है। 1,000 पे तुझे पेमेंट करनी पड़ेगी कैश में, कंपलसरी है। बट ये सबके लिए नहीं है ये पॉइंट। अब जब मैं बता रहा हूं ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है कि जिनकी मंथली टर्नओवर जो है 50 लाख से ज्यादा है। और ये गवर्नमेंट लेकर क्यों आई है? सिर्फ इस चीज को लगाम लगाने के लिए कि ताकि लोग ब्लैक मनी में फोल ना, ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट ना कर रहे हो, नकली आईटीसी क्लेम ना कर रहे हो, बोगस इनवॉइस इशू ना कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कह रही कम से कम 1% कैश लेजर से पेमेंट करनी ही पड़ेगी। 99 तो क्रेडिट यूज कर ले, बट 1% पेमेंट करनी पड़ेगी कैश लेजर। चाहे तेरे पास आईटीसी पड़ा हुआ है, बट फिर भी तो पूरा आईटीसी यूज नहीं कर पाएगा, बस ये पर ध्यान दो। बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, मैं दोबारा बोलूंगा, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जिसकी मंथली टर्नओवर जो होती है 50 लाख से ऊपर होती है। बस ये पर ध्यान दो आपको। अब मैं एक बार यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जी। अब सारे के सारे बच्चे, रेगुलर बैच वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान देंगे जी। हेलो भाई साहब, रेगुलर बैच वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान देंगे बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, आपको जो मेरे को चीज दिखानी है। लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक रूल नंबर 86B जो पूरा का पूरा आईटीसी यूज करने पर कहता है रिस्ट्रिक्शन है कि पूरा का पूरा आईटीसी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते जी। लो जी, एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी। अब ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। क्या हुआ? टेल क्या? अभी 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 देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, चेक करो जी। रूल नंबर 86B इज एप्लीकेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम्प्टेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई इन ए मंथ एक्सीडिंग 50 लाख। मतलब 50 लाख से ऊपर की आपकी अगर टर्नओवर है इन ए मंथ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पूरे साल की बात नहीं कर रहा, पूरे साल की नहीं, मंथली की बात हो रही है कि मंथ में अगर 50 लाख से ऊपर है तब ये रूल नंबर 86B एप्लीकेबल होगा, नहीं तो 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस तुम पूरा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं देयर फॉर इन केस वेयर इन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन ए मंथ इज अप टू 50 लाख। देखो लिखा ना, अगर 50 लाख तक है देन दिस रिस्ट्रिक्शन वुड नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब फिर तुम पूरा का पूरा 1,20,000 वहां है और वहां पर 1 लाख है, पूरा 1 लाख यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम 99,000 यूज कर पाओगे, 99,000 यूज कर पाओगे कब? अगर तुम्हारी मंथ की टर्नओवर जो 50 लाख से ऊपर है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है। अब कह रहे हैं डिस्चार्ज, ध्यान से, डिस्चार्ज द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मेरी कितनी थी? 1 लाख रुपए की थी। इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड्स अमाउंट अवेलेबल in electronic credit ledger shall be utilized only to the extent 99% of the output tax liability while discharging while tax liability balance 1% of the output tax liability need to be discharged from electronic cash ledger। मतलब 1% तुम्हें कैश लेजर से पेमेंट करनी पड़ेगी, 99% पेमेंट जो है वो तुम कर सकते हो क्रेडिट लेजर से अगर तुम्हारी टर्नओवर पूरे मंथ की 50 लाख से ऊपर है। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब बच्चा कह रहा है सर इसका क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? मेरे बच्चे क्रक्स बस ये निकल के आ रहा है कि अगर तुम्हारी जिस महीने की टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है उस महीने की लाइबिलिटी क्रेडिट पड़े होने के बावजूद भी तुम सारा क्रेडिट नहीं कर सकते। 99% क्रेडिट से यूज कर सकते हो, 1% तुम्हें कैश लेजर से पेमेंट करनी ही पड़ेगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। नहीं लेना नवीन, नहीं लेना जी। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब यहां पे भी ना कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि इन केसेस में चाहे तुम्हारी मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो भी तुम सारा क्रेडिट यूज कर लोगे, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बोला? 99 क्रेडिट, 1% कैश अगर तुम्हारी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है। बट अब गवर्नमेंट ये बात बोलेगी इन केसेस में अगर तुम्हारी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो भी तुम कैश लेजर से यूज नहीं करना, तुम क्रेडिट लेजर यूज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो किन किन केस में? पहला देखो, पहला केस क्या है? अगर आपने पिछले लास्ट 2 ईयर में आपने रिटर्न फाइल करी है और आपका टैक्स, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो 1 लाख से ज्यादा। अब देखो सिंपल सी बात है, आज अगर मान लो मैं मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो गवर्नमेंट ने कहा तू सारा क्रेडिट यूज कर ले। क्यों? क्योंकि जो आदमी 1 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर के अंदर है, जब वहां पे कोई घपला नहीं कर रहा तो यहाँ पर भी वो घपला नहीं कर रहा होगा, तुम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें माफ कर देंगे।
तो अगर मैं पिछले 2 साल से 1 लाख से ऊपर इनकम टैक्स पे कर रहा हूं तो चलेगा। रूल नंबर 86 भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पता है। तो पहली एक्सेप्शन ये निकल के आ रही है। सेकेंड एक्सेप्शन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर आपका 1 लाख रुपए से ऊपर का रिफंड बन रहा है, इस केस में जीरो डेट सप्लाई में या इन्वर्टेड में, मतलब इनमें अगर आपने 1 लाख रुपए का ऊपर का रिफंड ले लिया, आप सोच के बोलो अगर गवर्नमेंट तुम्हें रिफंड दे रही है तो सारा कुछ चेक करने के बाद ही तो दे रही होगी। अब अगर गवर्नमेंट सारा कुछ चेक करने के बाद दे रही है तो गवर्नमेंट ने कहा हमने सारा कुछ चेक कर लिया फिर हम तेरे को रिफंड दे रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अगर आपका रिफंड 1 लाख से ऊपर का बन रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में रूल नंबर 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तुम सारा आईटीसी यूज कर सकते हो। फिर तीसरा केस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर तुमने करंट ईयर में ऑलरेडी 1% से ऊपर तुमने कैश लेजर से पेमेंट कर दी है, अगर तुमने करंट ईयर में 1% से ऊपर कैश लेजर से पेमेंट कर दी है, उस केस के अंदर रूल नंबर 86 की मतलब प्रोहिबिशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। जो तीन एक्सेप्शन निकल के आ रही है, पहले में इनकम टैक्स 1 लाख से ऊपर लास्ट 2 ईयर में, दूसरे में रिफंड आपने 1 लाख से ऊपर क्लेम कर लिया, और तीसरे में गवर्नमेंट करेगी अगर करंट ईयर में ऑलरेडी 1% से ऊपर तुम पेमेंट कर चुके हो कैश लेजर से, तो फिर रूल नंबर 86 की रिस्ट्रिक्शन जो है वो तुम्हारे हाथ में एप्लीकेबल नहीं होंगी। बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट ध्यान देना, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? डन है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या इसको मैं लॉक कर सकता हूं जी? क्या इसको मैं लॉक कर सकता हूं? ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे एक बार वापस आओ जी। तो ये आपका है, यहाँ पे एक बार देखो जी, यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे टेबल बनवाई थी, देखो ये रही टेबल जी। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी लाइबिलिटी आपके लाइबिलिटी लेजर के अंदर होती हैं, और क्रेडिट लेजर के अंदर आपका सारा क्रेडिट होते हैं। और फॉरवर्ड चार्ज की पेमेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रेडिट लेजर, और रिवर्स चार्ज के लिए हम यूज़ करेंगे कैश लेजर। ठीक है जी, फिर मैंने कहा था कैश लेजर से आप कोई पेमेंट कर सकते हो, कैश लेजर का कोई दीन ईमान नहीं होता, मतलब जो भी कुछ पे करना है वो सारी पेमेंट कर दो तुम कैश लेजर से, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो तुम्हारा टीडीएस और टीसीएस करता है उसका पैसा भी तुम्हारा कहाँ पे आता है? कैश लेजर के अंदर ही आता है जी। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कैश लेजर में जमा करवाने हैं तो जमा करवाने के देखिए इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर 10,000 तक की पेमेंट कर सकते हो। और फिर पेमेंट चलान जो कटेगा वो पेमेंट चलान होगा जीएसटी पीएमटी 06 में। फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि जो भी आपका टीडीएस टीसीएस कटेगा उसकी पेमेंट जो होगी वो कैश लेजर में ही डिपॉजिट होगी। ठीक है जी, और इसको तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे तुम्हें टैक्स पे करना है चाहे अदर ड्यूज पे करने, उसकी पेमेंट में तुम उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। हाँ, कॉम्पोजिशन वाले भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मेरे बच्चे ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी इनवर्ट सप्लाई 18% से टैक्सेबल थी और आउटवर्ड सप्लाई पर 5% जीएसटी है, तो 13% जीएसटी मैंने ज्यादा, मतलब 13% जीएसटी मैंने ज्यादा पे कर दिया, उसका जो मुझे रिफंड मिलेगा उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनवर्ट सप्लाई पर ज्यादा टैक्स था, आउटवर्ड सप्लाई पर आपका कम टैक्स है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जी। रूल नंबर 88B तनुश्री वही है। रूल नंबर 88B क्या कहता है? ये तो हमने बहुत पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था ना, वो बताता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। वो ये बात कहता है कि जो तुम्हारा आईजीएसटी है उसको तुम यूज करोगे पहले आईजीएसटी में, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी कहीं पर भी यूज कर सकते हो, फिर सीजीएसटी तुम यूज करोगे पहले सीजीएसटी में, फिर करोगे आईजीएसटी में, एसजीएसटी तुम यूज करोगे पहले एसजीएसटी में, फिर करोगे आईजीएसटी में। और इन तीनों में से सबसे पहले हत्या किसकी करोगे? ऑर्डर क्या? ऑर्डर मतलब पहले तुम्हें खत्म करना आईजीएसटी, जब आईजीएसटी खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर तुम उठाओगे सीजीएसटी, वो खत्म करोगे, और सबसे लास्ट में तुम उठाओगे एसजीएसटी। वो रूल नंबर 88B में लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और ऑर्डर ऑफ आईटीसी, ये बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का? तो ये पॉइंट हमने वहां पे कंप्लीट किया था, ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। अब एक पॉइंट बस मेरे को और बताना है, एक बात मेरे को बताओ, अब ये तुम्हारा कैश लेजर है, याद है माइनर हेड हो गया और मेजर हेड हो गया। अब सोच समझ के बोलना जी। अब अगर मान लो माइनर हेड है और मेजर हेड है, तो सारे बच्चे बोल दो क्या कैश लेजर माइनर हेड और मेजर हेड अब आपस में क्या हम इनको सेट ऑफ कर सकते हैं? मतलब ऐसे 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 ऐसे, टैक्स वाला इन पेनल्टी में, पेनल्टी वाला इस टैक्स में, इस टैक्स वाला ये सेस में,
क्या मेजर हेड और माइनर हेड क्या हम आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं कौन सा तो यस या नो? बिल्कुल कर सकते। फॉर्म नंबर क्या था? जीएसटी पीएमटी 09। अगर हम ये फॉर्म नंबर भरेंगे तो आपस में हम फ्रीली ट्रांसफरेबल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात यहां पे माइनर और मेजर हेड के अंदर लिखी हुई है। फॉर्म नंबर क्या था? जीएसटी पीएमटी 09। बस ये पर ध्यान देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक बार आ जाओ जी, अब आओ इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे जी। अब इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे आओ। एक बात मेरे को सोच के बोलना जी, अगर आपने जीएसटी की पेमेंट अगर आपने विद इन टाइम कर दी है तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आपने पेमेंट किया ड्यू डेट के बाद, अब दो केस होंगे। या तो डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपने रिटर्न भर दी और पेमेंट कर दी, तो गवर्नमेंट ने कहा फिर भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, बट वो नेट अमाउंट पर लगेगा आईटीसी माइनस करने के बाद। पर अगर मान लो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, उसके बाद तुम जीएसटी पे करने जाओगे तो इंटरेस्ट लगेगा ग्रोस लाइबिलिटी पर। उस केस में आईटीसी माइनस नहीं करेंगे। इंटरेस्ट दोनों केस में 18% पर एनम है। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही तुमने रिटर्न फाइल कर दी है तो फिर तुम्हें जीएसटी पे मतलब इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा नेट अमाउंट पर अगर तुमने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है उसके बाद तुम जीएसटी पे करोगे, फिर जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो ग्रोस लाइबिलिटी पर एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? और इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट होगा? वही आपके अगले दिन से लेके जिस दिन तुम टैक्स पे करोगे उस दिन का मतलब जिस दिन तुम टैक्स पे करोगे उस दिन का भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने और भी किया था, टीडीएस और टीसीएस वाला, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो थोड़ा सा मेरे को याद कराओगे टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? टीडीएस वाला, तो टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट क्योंकि ना उसमें एक अमेंडमेंट आई है, मुझे अमेंडमेंट करवानी है। आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊं, टीडीएस के अंदर हमने क्या बोला था? आपको मैंने कहा था कि अगर मान लो कोई सप्लायर है और टीडीएस काटने वाले कौन होते हैं? नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी। याद याद करो, सारी बातें मैंने वहां पे डिस्कस की थी। फिर मैंने कहा था कि अगर मान लो ये सप्लायर है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मान लो गवर्नमेंट के साथ, वो स्पेसिफाइड लोगों के साथ, और अगर मान लो इसकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर मान लो वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा की है उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा @2%, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। फिर मैंने कहा था कि जो ये स्पेसिफाइड पर्सन है अगर ये आपस में ही डील करेंगे उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पॉइंट तुमने किया था। और एक पॉइंट हमने ये भी किया था कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस में प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये दोनों सेम स्टेट में है बट लोकेशन ऑफ रिसीवर डिफरेंट स्टेट में है, उस केस के अंदर भी टीडीएस का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा जीएसटी के अंदर। और टीडीएस काटने के बाद अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। और टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा जीएसटीआर 8A, और जीएसटीआर 8 में टीडीएस की रिटर्न जाती है। अगर आपको थोड़ा बहुत जीएसटीआर 7 में टीडीएस की रिटर्न, जीएसटीआर 7-8 टीडीएस का सर्टिफिकेट है। और रेट हमारा क्या होगा? @2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। और टीडीएस कटेगा जीएसटी माइनस होने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी ना उस वैल्यू पर टीडीएस कटेगा। बस ये पर ध्यान दो। ये थोड़ी थोड़ी बातें हमने वहां पर की थी। और टीसीएस की बात अगर आपको, टीसीएस जो है क्या हुआ? अरुण सर ने अनाउंस नहीं किया, क्या हो गया? चैप्टर वाइज रिवीजन कब होगा? अभी तो हमारा देखो एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टार्ट होगा। एग्जाम ओरिएंटेड बैच हम स्टार्ट करेंगे वही 5 फरवरी के राउंड हम स्टार्ट करेंगे। और पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इनकम टैक्स से। तो देखो इनकम टैक्स के अंदर पहला चैप्टर 1 ही होगा क्योंकि चैप्टर 1 में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। और चैप्टर 1 इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके May 24 के लिए। कम से कम भी 10 नंबर तक का मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 10 नंबर तक का बनेगा ही बनेगा चैप्टर नंबर 1। और उसके उसके अंदर अमेंडमेंट भी काफ़ी सारी हैं। ठीक है, तो फिर चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस भी कराऊंगा मैं। सैलरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कराऊंगा आपको। आपको ना मैं एक लिस्ट दे दूंगा, मतलब एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि हम यूट्यूब पे कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी आपको टॉपिक डिस्कस करवाने होंगे तो मुझे बता देना, वो भी टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है जी। क्या हो गया? आई, ओहो, ओ भाई, क्या हो गया?
नहीं नहीं, ग्रोस लाइबिलिटी का मतलब होता है जितना भी आपका टोटल जीएसटी बनता है, मतलब आईटी से माइनस किए बिना। कैश लेजर अकाउंट। अरे मतलब उसमें, अरे भाई रेगुलर बैच वाले बच्चे, अमेंडमेंट का मतलब वो अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट मतलब जो हमने क्लास में की हुई है। ये जो हम अलग से कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ जीएसटी में है, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं घबरा लो भाई साहब। ओ माय गॉड। अरे जो हमने 7 लाख वाली नहीं की, 7 लाख, 7 लाख से ऊपर भी रिबेट मिलती है, 25% तक सरचार्ज हो गया है, 115 बीएससी वाली स्कीम डिफॉल्ट स्कीम बन गई है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हद हो गई बिल्कुल, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया पागल। हाँ, अमेंडमेंट हमने सारी क्लास में की हुई है नालायक, हमने तो अपडेटेड बैच ही की है। मैं नॉर्मल बच्चों के लिए कह रहा हूं, जो बच्चे यूट्यूब पे उनके लिए कह रहा हूं मैं, आपके लिए थोड़ा अमेंडमेंट है। आपका तो बैच ही अभी खत्म हुआ है। ये जीएसटी वाली अमेंडमेंट तो इसलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वो मॉड्यूल में नहीं दी हुई थी, और ये स्टैट्यूटरी अपडेट्स इन्होंने अभी इशू की है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं टीसीएस की बात करता हूं जी। अब टीसीएस वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा था, टीसीएस कब कटता है, तो टीसीएस कटता है जहां पर सेक्शन 95 की बात नहीं होती, याद है? कल वाली क्लास के अंदर मैंने कुछ कहा था आपको, कल वाली क्लास के अंदर, कि मान लो ये ईसीओ है। अब ये ईसीओ है, तो ईसीओ के थ्रू अगर वो 4 सर्विस दे रही हैं, 4 सर्विस कौन कौन सी जो 95 के अंदर होती हैं, तो अगर वो 4 सर्विस दे रही हो तो इस केस में ईसीओ जो है वो जीएसटी पे करता है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जिस केस में ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता ना, उस केस में ईसीओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीसीएस कलेक्ट करता है एट द रेट 1%। मैं दोबारा बोलूंगा भाई, जहां जहां पर वो 4 सर्विस हैं, उन 4 सर्विस में जहां जहां ईसीओ जीएसटी पे करेगा तो बात खत्म, ईसीओ जीएसटी पे करेगा, टीसीएस की बात ही नहीं है। और जहां पर ईसीओ जीएसटी पे नहीं कर रहा, उस केस में ईसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीसीएस काटेगा 1% के रेट से और पे करेगा गवर्नमेंट को। और यहां पे कोई 2.5 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है, स्टार्टिंग से कटेगा, और 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी, और फिर काटने के बाद अगले महीने की 10 तारीख से पहले जमा करवाना पड़ेगा जीएसटीआर 8 हमारी टीसीएस वाले केस में, और जीएसटीआर 8A हमारा टीसीएस का सर्टिफिकेट है। तो ये बातें मेनली टीसीएस वाले केस में निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, चलो अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट बिल्कुल सिंपल सी है। टीसीएस वाले केस में गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, देखो जी। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं जी। याद है सेक्शन नंबर 24 जो हमारा रजिस्ट्रेशन का था, वहां पर मैंने कहा था कि अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और ईसीओ के थ्रू अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। आपको मैंने वहां पर एक बात बोली थी, ये मान लो ईसीओ है, ध्यान सुनना, ये मान लो ईसीओ है, ठीक है। अब ये मान लो सप्लायर ऑफ सर्विस है, और ये मान लो सप्लायर ऑफ गुड्स है। बहुत ध्यान सुना, बहुत ध्यान से। मैंने कहा था ईसीओ को तो सेक्शन 24 में करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सेक्शन 24 में मैंडेटरी है, इसके लिए करवाना जरूरी है। फिर यहां पर मैंने कहा था कि अगर ईसीओ के थ्रू हम सर्विस की सप्लाई करेंगे, तो उस केस में अगर इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट तक टर्नओवर है तो इसको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और लिमिट थी वही 10 लाख और 20 लाख की, तो इसको करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन 23 में कवर था। फिर मैंने कहा था कि अगर ईसीओ के थ्रू हम गुड्स की सप्लाई करेंगे तो इस सप्लायर को करवाना मैंडेटरी था, बट अब गवर्नमेंट ने गुड्स वाले केस में भी 10 और 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल कर दी है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल कर दी है कि अब गुड्स वाले केस में भी करवाना मैंडेटरी नहीं है अगर उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है। अच्छा, अब अगर यहां पर मान लो करवाना मैंडेटरी नहीं है जी, अब अगर करवाना मैंडेटरी नहीं है, अब सोच के बोलना, बहुत ध्यान सुनना जी। अब याद करो, गुड्स वाले केस में ईसीओ क्या करता है, टीसीएस कलेक्ट करता है, क्योंकि अगर ईसीओ, ध्यान सुना, ईसीओ जीएसटी कब पे करेगा, अगर वो सर्विस की बात होगी। भाई गुड्स वाले केस में तो 95 है ही नहीं ना, अगर गुड्स वाले केस में 95 है ही नहीं है तो ईसीओ उस केस में क्या करेगा, टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब यहां पे एक बार चेक करना, देखो क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस, एंड नाउ क्या लिखा है, नाउ अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स ऑल्सो आर अलाउड टू मेक सप्लाई थ्रू ईसीओ टिल द टाइम देयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट।
rule number 67 has been amended to clarify, bring out the detail of TCS furnished by the ECO in the form GSTR 8 shall be made available only to the registered supplier as the supply by the unregistered person do not attract। वो तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जो आदमी अनरजिस्टर्ड पर्सन है उस पर TCS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्या लिखा फिर आगे, द डिटेल ऑफ TCS under section 52(1) furnished by the ECO shall be made available electronically to each the registered supplier on the common portal after filing the GSTR 8 for detail the amount of tax collected in electronic cash ledger। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे वो TCS काटेगा, अब TCS काटने के बाद जो आदमी सामने वाला रजिस्टर्ड होगा उसको वो इंटीमेट करेगा। क्यों? अभी मैंने कहा था, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था कि TDS और TCS वाला पैसा कटने के बाद कहां जाता है, कैश लेजर में जाता है, तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैंने तुम्हारा TCS काट लिया, अब ये पैसा तुम्हारे कैश लेजर के अंदर जाएगा। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। तो मतलब ओके अमेंडमेंट है, एग्जाम में आने की कोई उम्मीद नहीं है। बस बेनिफिट जहां पहले सर्विस वालों को था, इन्होंने गुड्स वालों को भी बेनिफिट दे दिया, बस ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। ठीक है जी। ये वाली अमेंडमेंट हम पहले कर चुके हैं। एक ये वाली अमेंडमेंट मुझे आपको बतानी है। अब ये वाली अमेंडमेंट मुझे क्या बतानी है, याद आपको मैंने कहा था GST कंपनसेशन सेस, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ये वैसे अमेंडमेंट नहीं है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपल सी बात है, GST कंपनसेशन सेस का जो आपको ITC मिलता है उसको हम यूज कर सकते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ GST कंपनसेशन सेस, और कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। याद आपको मैंने कैश लेजर में सेस वाला एक सेस वाला कॉलम होता है, तो जो भी आपका GST कंपनसेशन सेस होता है उसका भी तुम्हें ITC मिलता है, बट उसको यूज करोगे ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ सेस, उसकी GST की पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। मतलब सेस की पेमेंट करने के लिए सेस का ही क्रेडिट हम यूज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई की है, ये बात पहले भी थी, गवर्नमेंट ने दोबारा से क्लैरिफाई कर दिया। इसके अंदर कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट भी नहीं है। ठीक है जी। सर इंटरेस्ट ऑन ITC रोंगली अवेल्ड वाला भी समझा दो। नवीर वो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं यार, वो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर ली है। ठीक है जी, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने ITC रोंगली अवेल की है, एक बार यहाँ पे चेक कर लो, देखो क्या लिखा है, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं व्हेन द बैलेंस ऑफ ITC अंडर द हेड ऑफ IGST, CGST एंड SGST ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट टेकन टूगेदर फॉल्स बिलो सच wrongly availed amount of IGST credit, then it will amount to the utilization of such wrongly availed IGST credit, and the extent of utilization will be the extent to which the total balance in electronic credit ledger under the head of IGST, CGST and SGST taken together falls below such amount of wrongly availed IGST credit and will attract interest as per section number 53 read with the section number 20 of the IGST, that is and rule number 88B। सिंपल सी बात पता क्या कहना चाह रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं, एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, जैसे मान लो आपने क्रेडिट यूज कर लिया भाई, जैसे मान लो आपने क्रेडिट लिया और आपने क्रेडिट क्या कर लिया, यूज कर लिया, क्रेडिट यूज कर लिया। अब गवर्नमेंट ये बात कह रहे है कि अगर आपने क्रेडिट यूज कर लिया और बाद में पता लगा कि वो क्रेडिट रोंगली अवेल्ड है, भाई आपने गलत अवेल्ड की है, आपने गलत अवेल्ड की है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जैसे मान लो अब ये बात है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बात है अप्रैल की, ये मान लो अप्रैल की बात है, ठीक है, और ये बात पता लगी फॉर एग्जांपल मान लो अक्टूबर में, पता कब लगी, अक्टूबर में, आपने ITC अवेल किया था अप्रैल में, अक्टूबर में पता लगी कि आपने ITC ना गलत अवेल किया था, आपने ITC गलत तरीके से अवेल किया था, ठीक है, और मान लो वो आपने यूज कर लिया था 40,000 रुपये का। अब गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कहना चाह रही है कि जब ये तुमने ITC अवेल किया था और जब पता लगा, इसके बीच में अगर तुम्हारे क्रेडिट लेजर में 40,000 का बैलेंस बचा हुआ था, मतलब था, इतना बैलेंस होना चाहिए जो तुमने गलत यूज किया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्रेडिट का बैलेंस था 30,000 और तुमने यूज किया 40,000, तो 10,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा, एक बार फिर बोलूंगा, ये बात कहना चाह रहा हूं, मान लो यहाँ पे आपने ITC रोंगली अवेल्ड किया और यहाँ पर पता लग गया कि आपने रोंगली अवेल्ड की है और आपने उसको यूज कर लिया था और वो टोटल था 40,000 रुपए का, तो गवर्नमेंट ने कहा इस ड्यूरेशन में तेरा ITC कितना बचा हुआ है, मतलब तेरे क्रेडिट में कितना शो हो रहा है।
अगर 40,000 उससे ऊपर शो है, अगर 40,000 उससे ऊपर का बैलेंस है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर बैलेंस कम है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ बैलेंस है 20,000 रुपए का, तो फिर 20,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट तेरे हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है बस, ठीक है। ये अमेंडमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है जी। डन, लोग कर दे जी। चलो जी, तो अब फाइनली अब जाके पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है जी। तो इसी के साथ ही ये वाली अमेंडमेंट हमारी डन हो जाती हैं और ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब कल वाली क्लास में चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं बताओ भाई, रेगुलर बैच वाले बच्चों। कल वाली क्लास में चैप्टर कौन कौन से हैं? कल वाली क्लास में चैप्टर कौन से हैं? रिटर्न, रोशनी में अमेंडमेंट नोट्स बना के दे दूंगा आपको। मैं ना हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ अमेंडमेंट के, जैसे प्रिपेयर होंगे मैं दे दूंगा। इतने आप वेबसाइट से आप एक बार देख सकते हो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आके ना डाउनलोड करके आप देख सकते हो। मैं हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वो मैं आपको दे दूंगा जी। ऐसा करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे रिटर्न का चैप्टर एक देख लेंगे हम, रिटर्न के साथ में टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कल ये दोनों देखेंगे हम, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट थोड़ी सी 2-3 अमेंडमेंट ज़्यादा हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वाली क्लास में, ठीक है। और कल वाली, अच्छा कल की क्लास ना आपकी थोड़ी जल्दी हो सकती है, तो कल की क्लास थोड़ी सी आपकी जल्दी हो सकती है। चलो एक बार आपको इंटीमेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर ही, ठीक है। एक बार टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं आपको। वैसे होपफुली क्लास चलो मैं कोशिश करूंगा 9 बजे ही लूँ, बट अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है जी। अरे वंशिका क्या हो गया, नींद नींद आ गई थी क्या आपको? पेमेंट भी तो कराया हमने, अभी पेमेंट नहीं किया। लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, मेजर हेड, माइनर हेड, टीडीएस, टीसीएस, ये कौन सा हमने किया? कैश लेजर तो किया नालायक। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल वाली क्लास में। अब अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और कमेंट तुमने करने हैं नहीं वो मुझे पता है, तो बस पहले से ही बोल देता हूँ थैंक यू सो मच। अगर मन करे तो कमेंट कर देना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।